जब भी बात किसी सेंटेंस के फॉर्मेशन की होती है तो दो चीजों पर हमको ध्यान देना पड़ता है, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरा सेंटेंस का वर्ब। अगर सही सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हम उसके साथ सही वर्ब का यूज कर देते हैं और हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। यानी आज के इस सेशन में हम फिर चर्चा करने वाले हैं चैप्टर सिंटेक्स पे। जैसा कि आपको पता है कि इस चैप्टर का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और जब भी हम किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच के एग्रीमेंट को फॉलो करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कुछ रूल्स को। होमवर्क जो पिछले क्लास में मैंने सेट किया था, आज के सेशन के अंत में उसको चेक करूंगा और फिर आज कुछ नया होमवर्क सेट करूंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये देखिए मैंने क्या लिखा, एक छोटा सा शब्द है नो। हालांकि इसके बहुत सारे यूजेज हैं लेकिन हम अभी नो के यूज पे नहीं काम करने जा रहे हैं, हम सिंटेक्स यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे काम कर रहे हैं, इसलिए नो के कुछ स्पेशल रूल को देखेंगे। सबसे पहले होता क्या है, एक थ्योरी है कि नो का सीरीज जो होता है, द सीरीज ऑफ नो इज सिंगुलर, उसको सिंगुलर कंसिडर किया गया है। तो जब भी स्टेटमेंट में नो का सीरीज आ जाए और सब्जेक्ट के रूप में आपको उसका सामना करना पड़े और उसके लिए वर्ब यूज करना पड़े तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। पहले मैं इस थ्योरी को लिखता हूं और फिर एग्जाम्पल से इसको समझाने की कोशिश भी करूंगा। द सीरीज ऑफ नो इज ऑलवेज सिंगुलर। इसका मतलब हुआ कि नो का सीरीज हमेशा सिंगुलर होता है, यानी अगर नो का सीरीज अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है तो हम इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है नो बॉय एंड नो गर्ल डैश प्रेजेंट हियर। आपके पास ऑप्शन है और ऑप्शन में आपके पास दो चीजें इज और आर। अब एक सवाल यहां पर उठेगा, एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि यहां पर किस वर्ब का यूज करें। तो अभी अभी मैंने बताया कि नो का सीरीज होता है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर लगेगा। तो नो बॉय नो गर्ल नो के सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे यानी कि इज का यूज करेंगे। या फिर कोई सेंटेंस देखिए, नो स्टूडेंट एंड नो टीचर डैश प्रेजेंट देयर। ठीक है, ऑप्शन में आपके सामने वाज और वेयर। अब सवाल यहां पर उठेगा कि वाज का यूज करें कि वेयर का यूज करें। तो अभी अभी आपको मैंने बताया कि जब भी कोई नो के सीरीज की बात करते हैं तो नो का सीरीज हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए आप इसके साथ सिंगुलर वर्ब के साथ जाएंगे। इसलिए जब भी वर्ब लगेगा यहां पर तो वाज और वेयर में से वाज का यूज करना पड़ेगा। मुझे जैसा लगता है ये नो का सीरीज जो है ये सिंगुलर होता है, ये थ्योरी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की थ्योरी की तरफ आपको प्रोसीड करते हैं। आगे की थ्योरी को दिखाते हैं कि आगे क्या करना है। एक ही थ्योरी को अगर ध्यान से समझेंगे तो होमवर्क जो सेट करूंगा वो आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए आगे देखिए, ये देखिए मैंने क्या लिखा, ये मैंने लिखा पेयर वर्ड्स। एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि पेयर वर्ड्स होता क्या है, इसके कंडीशंस क्या है। सारी चीजों पर बात करेंगे, तत्काल कुछ चीजों को देखिए जरा। सबसे पहले देखिए मैंने यहां पर क्या लिखा, मैंने लिखा राइस एंड करी। इसका मतलब आपको पता है कि चावल दाल होता है। अब ब्रेड एंड बटर, इसका मतलब क्या होता है, रोटी तथा मक्खन। विस्की एंड सोडा, ये पीने वाले पदार्थ होते हैं। एज एंड एक्सपीरियंस, इसका मतलब उम्र तथा तजुर्बा होता है। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, सच्चाई तथा ईमानदारी। द सम एंड सब्सटेंस, इसका मतलब होता है निचोड़। ऑल कमिंग एंड गोइंग, सभी का आना तथा जाना। द क्राउन एंड ग्लोरी, मुकुट तथा ताज। स्लो एंड स्टेडी, धीरे तथा निरंतर। टाइम एंड टाइड, समय तथा धारा।
ए हॉर्स एंड कैरीज। ए हॉर्स एंड कैरीज का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी। मैं आपको बता दूं, ये जो भी शब्द आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, जिन शब्दों को मैंने अभी यहां पर लिखा है, ये सभी शब्द जो है ये पेयर वर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। ये पेयर वर्ड्स के रूप में जाने जाते हैं। इस बात को मैं यहां पर लिखता भी हूं, दीज वर्ड्स आर नोन एज पेयर वर्ड्स। अब एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि इन शब्दों को पेयर वर्ड्स के रूप में क्यों जाना जाता है। तो इन शब्दों को पेयर वर्ड्स के रूप में इसलिए जाना जाता है कि इन शब्दों को आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सभी शब्द पेयर में हैं। किस में है? पेयर में है, इसलिए इन शब्दों को पेयर वर्ड्स के रूप में जाना जाता है। अब पेयर वर्ड्स के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह कि पेयर वर्ड्स सिंगुलर होता है। पेयर वर्ड्स आर सिंगुलर, सो whenever any of these words is used as the subject of a sentence, singular verb is used। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है समझिए, ये सारे पेयर वर्ड्स हैं। इनको पेयर वर्ड्स के रूप में इसलिए जानते हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सभी जो भी मैंने टर्म लिखे हैं सभी पेयर में हैं, और इन शब्दों की क्वालिटी होती है कि ये सभी जो टर्म्स है ये सिंगुलर होते हैं। अगर इनमें से कोई भी टर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्योंकि ये सब क्या है? सिंगुलर है, तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं तो बेहतर होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में है राइस एंड करी डैश माई फेवरेट, और ऑप्शन में यहां पर इज और आर है। अब सवाल उठेगा कि यहां पर इज का यूज करें कि आर का यूज करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि राइस एंड करी किसके अंतर्गत आता है? तो पेयर वर्ड के अंतर्गत आता है। क्योंकि राइस एंड करी पेयर वर्ड है तो इसको सिंगुलर माना गया सब्जेक्ट के रूप में, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, अतः सेंटेंस हो जाएगा राइस एंड करी इज माई फेवरेट। कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ब्रेड एंड बटर डैश अ नाइस फूड। ऑप्शन में इज और आर है तो सवाल उठेगा किसका यूज करें? तो बता दो इज का यूज करेंगे, क्योंकि ब्रेड एंड बटर क्या होता है? पेयर वर्ड। तो जितने भी पेयर वर्ड्स होते हैं सबको सिंगुलर कंसिडर किया गया है सब्जेक्ट के रूप में, अतः इनके साथ जब भी वर्ब की बात आती है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है, जैसे इसका एक अपवाद है, हम अपवाद को देखेंगे लेकिन तत्काल एक बात जानिए अपवाद को देखने से पहले। जैसे एक सेंटेंस है स्लो एंड स्टडी डैश द रेस। ऑप्शन में यहां पर बीन और बीन्स। तो आपको जैसा पता है कि स्लो एंड स्टडी क्या है? तो पेयर वर्ड है। पेयर वर्ड किस सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर किया गया है? तो सिंगुलर, यानी कि इसके साथ वर्ब जो लगेगा सिंगुलर यानी V5 का यूज करेंगे। लेकिन इसके अपवाद भी हैं, एक्सेप्शन टू दिस रूल। इसका मतलब हुआ इस नियम के अपवाद। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि इस नियम के अपवाद क्या है, और अपवाद का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का क्या मतलब होता है। एक्सेप्शन कहने का मतलब कि जिस प्रकार से बाकी सब जिस रूल को फॉलो करेंगे एक्सेप्शन उसके विपरीत हो जाता है, उसके अपोजिट हो जाता है, अपोजिट रूल को फॉलो करता है। जैसे कि हमने बोला कि ये सब पेयर वर्ड्स हैं। पेयर वर्ड्स इसलिए क्योंकि पेयर में है। अगर इनमें से कोई भी टर्म सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ये तो तय है। लेकिन एक टर्म इसमें से है जो इसका एक्सेप्शन है, यानी एक्सेप्शन होने का मतलब है कि उसके साथ जो वर्ब हम लगाएंगे क्या लगेगा? प्लूरल। एक्सेप्शन क्या है तो देख लीजिए, टाइम एंड टाइड। क्या लिखा मैंने? टाइम एंड टाइड इज द एक्सेप्शन टू दिस रूल। मतलब टाइम एंड टाइड इस नियम का क्या अपवाद है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए मैंने क्या लिखा, टाइम एंड टाइड डैश फॉर नो मैन। अब हमारे पास ऑप्शन में दो चीज है, बेट और बेट्स। तो सवाल उठता है कि बेट का यूज करें कि बेट्स का यूज करें, तो आपको बता दें कि यहां पर बेट का यूज करेंगे। एक सवाल मन में आ सकता है कि बेट का यूज क्यों करें, बेट तो प्लूरल होता है, जबकि पेयर वर्ब के केस में, पेयर वर्ड के केस में हमको सिंगुलर वर्ब के साथ जाना पड़ता है। जी हाँ, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि पेयर वर्ड्स के केस में आपको सिंगुलर वर्ब के साथ जाना पड़ता है। लेकिन एक टर्म है टाइम एंड टाइड, क्या है? टाइम एंड टाइड, जो इस रूल का एक्सेप्शन है, जिसके वजह से टाइम एंड टाइड के साथ आपको
प्लूरल वर्ब के सहारे जाना पड़ता है। एक बार फिर से मैं इस थ्योरी को रिपीट कर देता हूं और रिपीट करने के बाद आगे बढ़ूंगा। मैंने बोला पेयर वर्ड्स, राइस एंड करी, ब्रेड एंड बटर, विस्की एंड सोडा, एज एंड एक्सपीरियंस, ट्रूथ एंड ऑनेस्टी, ये सारे शब्दों को आप देख सकते हैं, टर्म्स को देख सकते हैं, ये सब पेयर वर्ड्स हैं। सवाल मन में ये सब पेयर वर्ड्स क्यों हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर ये पेयर वर्ड्स इसलिए क्योंकि ये पेयर में है। अब पेयर वर्ड के साथ जो महत्वपूर्ण थ्योरी है, इंपॉर्टेंट थ्योरी, वो यह कि पेयर वर्ड हमेशा सिंगुलर कंसीडर किया जाता है। अतः पेयर वर्ड वाला टर्म जो है अगर किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में आता है तो उसके केस में हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन मैंने यह भी आपको बताया कि एक शब्द है, एक टर्म है टाइम एंड टाइड जो इसका एक्सेप्शन है, अतः टाइम एंड टाइड के केस में हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। लेकिन अभी और कुछ बातें करेंगे हम पेयर वर्ड के संबंध में। चलिए उन बातों को देखते हैं क्या है। लेकिन इतना जानिए कि पेयर वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर, सो व्हेनेवर वी यूज verbs in the case of pair words we have to use सिंगुलर वर्ब। एक्सेप्शन को छोड़ करके हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इट्स ओके। अब एक चीज देखिए, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या है कि कभी कभी पेयर वर्ड्स जो है पेयर वर्ड्स की तरह यूज नहीं होता है। मतलब जो शब्द पेयर वर्ड्स के रूप में हम लोगों ने अभी रिप्रेजेंट किया, उन शब्दों के साथ आपको एक कंडीशन चेक करना पड़ता है कि इन शब्दों का प्रयोग पेयर वर्ड्स के रूप में किया जा रहा है या फिर पेयर वर्ड्स के रूप में नहीं किया जा रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल है, इट्स वेरी नेचुरल। अगर इन शब्दों का प्रयोग पेयर वर्ड्स के रूप में नहीं होता है तो इनके साथ जो वर्ब है, जब पेयर वर्ड्स होंगे नहीं तो वर्ब तो सिंगुलर होंगे नहीं, तो प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। चलिए समझते हैं क्या मैं कह रहा हूं। देखिए मैंने क्या लिखा, समटाइम्स दीज वर्ड्स आर नॉट यूज्ड एज pair words, so we can't use singular verbs। अतः हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझिए तो बेहतर होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राइस एंड करी डैश अ नाइस फूड। ऑप्शन में यहां पर आपके सामने है ईज और आर। एक सवाल उठेगा कि ईज के साथ जाएं कि आर के साथ जाएं। तो राइस एंड करी क्या होता है, पेयर वर्ड होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब के साथ आपको जाना पड़ेगा, इसलिए आप ईज यहां पर लिखेंगे। चाहे कोई दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं, ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट फूड। ऑप्शन में ईज और आर है। फिर एक सवाल, ईज के साथ जाएं कि आर के साथ जाएं, तो आपको बता दें कि ईज के साथ जाना पड़ेगा क्योंकि ये पेयर वर्ड्स हैं। लेकिन अभी मैंने बताया आपको कि कभी कभी पेयर वर्ड्स के रूप में यूज नहीं होते हैं। तो जब पेयर वर्ड्स के रूप में यूज नहीं होंगे तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग नहीं करके प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। लेकिन कब और कैसे समझिए। जैसे मैंने लिखा, ब्रेड एंड बटर डैश टू डिफरेंट थिंग्स। ऑप्शन में आपके सामने ईज और आर, और यहां पर ये सेंटेंस इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्रेड और बटर दो अलग अलग वस्तुएं हैं, दो अलग अलग चीज हैं। यहां पर आर के साथ जाना पड़ेगा आपको। एक्चुअली देखिए, ब्रेड एंड बटर को पेयर वर्ड के रूप में तभी तक कंसीडर किया जाता है जब बटर ब्रेड के साथ आता है। मतलब बटर को ब्रेड पे डाल के हम जब खाते हैं तो वैसे स्थिति में ब्रेड एंड बटर जो है पेयर वर्ड के फॉर्म में आ जाता है। लेकिन सपोज दैट कि बटर अलग है, ब्रेड अलग है, हम उसकी अलग अलग चर्चा करते हैं, उन वस्तुओं को एक साथ मिक्स नहीं करते हैं, तो वैसे स्थिति में वो सिंगुलर नहीं होगा और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। एक और एग्जांपल समझिए। मैंने लिखा, विस्की एंड सोडा डैश अ नाइस ड्रिंक। ऑप्शन में आपके सामने ईज और आर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर यह है कि विस्की एंड सोडा को एक साथ मिक्स किया जा रहा है और इसलिए आप यहां पर देख सकते हैं नाइस ड्रिंक लिखा हुआ है। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये पेयर वर्ड के फॉर्म में यहां पर यूज हुआ है, इसलिए वर्ब जब भी यूज करेंगे तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। बट अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, विस्की एंड सोडा डैश टू डिफरेंट ड्रिंक्स। इट्स ओके। ऑप्शन में ईज और आर आपके पास है। एक बार फिर से अब क्वेश्चन उठेगा कि यहां पर ईज का यूज करें कि आर का। आप समझ गए होंगे, यहां पर आपको आर के सहारे जाना पड़ेगा। और आर के सहारे इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पर विस्की और सोडा को अलग अलग ड्रिंक के रूप में रिप्रेजेंट किया गया। तो ये बात ध्यान में रखना है। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि पेयर वर्ड्स आर फिक्स्ड। इस बात को हम यहां पर लिखते हैं, डिनोट भी करते हैं। पेयर वर्ड्स
आर फिक्स्ड। इसका मतलब हुआ कि पेयर वर्ड जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब हम अपने मन से अपने इच्छा से हम पेयर वर्ड को क्रिएट नहीं कर सकते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द आपके सामने उपस्थित हो जाएंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे, कुछ ऐसे टर्म्स आ जाएंगे जिनको देखने से आपको लगेगा कि ये सभी पेयर वर्ड्स हैं, लेकिन वो पेयर वर्ड्स होते नहीं हैं। तो वैसी स्थिति में आप सिंगुलर वर्ब का यूज नहीं करें। एग्जाम्पल से समझिए, एग्जाम्पल है इंक एंड पेपर डैश वेरी यूजफुल। अच्छा, ऑप्शन इज और आर का है, तो आप इंक और पेपर शब्द को जब एक साथ देखते हैं तो मन में एक बात आ सकती है, वन थिंग मे कम इन योर माइंड दैट पेयर वर्ड, लेकिन फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू टेल यू दैट पेयर वर्ड नहीं है। अतः इसके साथ आपको आर के सहारे जाना पड़ेगा। कोई दूसरा सेंटेंस देखिए, while and water does not mix। ऑप्शन में डू और डज है। अब सवाल उठेगा कि डू के सहारे जाएं कि डज के सहारे जाएं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने पेयर वर्ड्स के बारे में चर्चा किया था, एक छोटा सा लिस्ट आपके सामने रिप्रेजेंट किया था मैंने, वो पेयर वर्ड्स हैं। तो वाइल एंड वाटर की वहां पर तो चर्चा है नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि वाइल एंड वाटर पेयर वर्ड्स के डाटा के अंतर्गत नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वाइल एंड वाटर के साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा। इसलिए आपको किसके सहारे जाना पड़ेगा? आपको डू के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्ब क्या लगेगा? प्लूरल। तो दो थ्योरी अभी तक मैंने आपको बताया। एक नो के बारे में मैंने बताया कि नो का जो सीरीज होता है वो सिंगुलर होता है। द सीरीज ऑफ नो इज ऑलवेज सिंगुलर, इसलिए नो के सीरीज के साथ जब जब बात वर्ब की आएगी तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट मैंने बताया पेयर वर्ड्स। मैंने बताया कि कुछ टर्म्स हैं जो पेयर वर्ड्स को कंटेन करते हैं। पेयर वर्ड्स कहने का मतलब, पेयर मतलब होता है जोड़ा दो शब्दों से बने होते हैं कुछ टर्म्स, उन टर्म्स को पेयर वर्ड्स के रूप में जाना जाता है। पेयर वर्ड्स के बारे में जो बेसिक थ्योरी है वो है कि पेयर वर्ड्स सिंगुलर होता है, अतः पेयर वर्ड्स के केस में सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये तो क्लियर है। बट दूसरा महत्वपूर्ण चीज मैंने बताया कि पेयर वर्ड्स के एक्सेप्शन है। पेयर वर्ड्स का मैंने जो ग्रुप आपको बताया, पेयर वर्ड्स के जो मैंने टर्म्स बताए, उसमें से एक ऐसा टर्म है टाइम एंड टाइड, जो उसका एक्सेप्शन है, जो उस रूल को फॉलो नहीं करता है। अतः टाइम एंड टाइड पेयर वर्ड होते हुए भी प्लूरल वर्ब का यूज लेता है। फिर मैंने आपको बताया कि पेयर वर्ड्स जो होते हैं कभी कभी पेयर वर्ड्स के रूप में यूज नहीं होते हैं। तो ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि जब भी पेयर वर्ड्स के रूप में यूज नहीं होंगे तो पेयर वर्ड्स वाला थ्योरी उसके साथ अप्लाई नहीं होगा। अतः वैसी स्थिति में आप उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। देखो, थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड थ्योरीज। इफ यू डू नॉट गो टू अंडरस्टैंड द थ्योरीज, अगर आप थ्योरी को नहीं अंडरस्टैंड करते हैं तो इट्स नॉट गोइंग टू हैपन दैट यू विल सॉल्व क्वेश्चंस इजीली। तो आप क्वेश्चंस को आसानी से नहीं बना सकते। इसलिए थ्योरी को समझने की कोशिश कीजिए। एक एक थ्योरी हम डील करेंगे, फिर लास्ट में होमवर्क सेट करेंगे। और पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क सेट किया था उसका आंसर भी आपको आज हम देने वाले हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को देखते हैं, नए थ्योरी को देखते हैं। एक शब्द देखिए, ये मैंने क्या लिखा, एपोजिशन। एपोजिशन का मतलब होता है समान अधिकार, इक्वल राइट। सबसे पहले एपोजिशन को समझिए। एपोजिशन में होता क्या है? एपोजिशन में क्या होता है कि एक आएगा प्रोनाउन, इसके बाद होगा कॉमा, इसके बाद होगा नाउन, और फिर आगे वर्ब की बात भी करेंगे कि वर्ब का क्या कंडीशंस होगा। तो एपोजिशन के केस में क्या होता है कि प्रोनाउन आता है, कॉमा आता है और नाउन आता है। ठीक है, इस बात को मैं पहले लिख देता हूं। इन द केस ऑफ एपोजिशन वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर pronoun प्लस कॉमा प्लस नाउन, आगे वर्ब की भी बात होगी। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है एपोजिशन के केस में। एपोजिशन के आइडेंटिफाई करने का यही हमारे पास प्रोसेस होता है कि हमको प्रोनाउन आएगा, फिर कॉमा आएगा, फिर नाउन आएगा, और इसके अकॉर्डिंगली हम आइडेंटिफाई कर जाएंगे कि इट इज द केस ऑफ एपोजिशन। अब एपोजिशन के केस में दो महत्वपूर्ण चीज, एक इन द केस ऑफ एपोजिशन both the pronoun and the noun represent the same person। यानी पोजीशन के केस में नाउन और प्रोनाउन और नाउन जो है एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिए, आई कॉमा मोहन एम अ स्टूडेंट
ऐसा कुछ भी। इसका मतलब होता है कि मैं मोहन छात्र हूं। यहां पर मैं और मोहन जो है दो व्यक्ति नहीं है, मतलब मैं को ही रिप्रेजेंट करने के लिए कौन आया है, मोहन आया है। मतलब मैं और मोहन, आई और मोहन दोनों क्या है, एक ही है। तो ये पोजीशन के आइडेंटिफाई करने का ये प्रोसेस होता है कि पहले आपके सामने प्रोनाउन आएगा, फिर कॉमा आएगा, नाउन आएगा, और ये दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द पोजीशन, ये पोजीशन के बारे में दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इन द केस ऑफ ए पोजीशन, मतलब ए पोजीशन के केस में द वर्ब of the sentence depends upon the pronoun of the sentence। अच्छा, ये पोजीशन के केस में क्या होता है कि सेंटेंस का वर्ब जो है उस सेंटेंस के प्रोनाउन पे डिपेंड करता है, उस वर्ब का नाउन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक सेंटेंस यहाँ लिखा है, इसको देख करके आप अंदाजा इस बात का लगा सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। आई मोहन एम ए स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ कि मैं मोहन छात्र हूं, मैं मोहन एक छात्र हूं। जैसे कोई दूसरा सेंटेंस ही ले लेते हैं, आई नीतीश कुमार डैश द सीएम ऑफ बिहार। यहां पर ऑप्शन में इज एम आर आ गया, तो आपको बता दूं कि एम के सहारे जाना पड़ेगा, क्योंकि आई के साथ एम का यूज करते हैं। कोई सेंटेंस आ गया, यू सोहन डैश अ सन ऑफ अ रिच पर्सन, तो यहां पर इजेएमआर की बात आएगी तो आपको आर के सहारा जाना पड़ेगा, आर के साथ जाना पड़ेगा यू की वजह से। ही रमेश डैश अ गुड बॉय, इजेएमआर आ गया तो आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा, ही के अकॉर्डिंग। ये पोजीशन का केस होता है। सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये पोजीशन का केस। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पोजीशन के केस के बारे में यह है कि ये प्रोनाउन और नाउन दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे बाकी केसेस में आप देख सकते हैं कि दो सब्जेक्ट जब आते हैं तो ऐसे भी दो सब्जेक्ट को कभी कॉमा से ऐड नहीं किया जाता, कभी कॉमा से उसको कंबाइन नहीं करते हैं, एंड का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे इन नॉर्मल केस में क्या होता है, अगर पोजीशन का केस नहीं हो तो क्या होता है, तो देखिए जैसे सेंटेंस है, ही एंड रमेश डैश गुड बॉयज। अच्छा, यहां पर ऑप्शन में आपके सामने इज और आर है, तो अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर आपको आर के सहारे जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर ही और रमेश दो अलग अलग व्यक्ति हैं, ही तथा रमेश अच्छे लड़के हैं, और इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, इसलिए प्लूरल वर्ब के साथ आप जाते हैं। लेकिन ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ही रमेश इज ए गुड बॉय, इसका मतलब कि वह रमेश अच्छा लड़का, वह जिसका नाम रमेश है अच्छा लड़का है, एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर दो व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, कभी कभी सेंटेंस में दो से ज्यादा व्यक्ति आ जाए, ही रमेश एंड मोहन डैश गुड बॉयज, तो यहां पर देखिए ये आपको लगेगा कि अपोजिशन का केस है, क्योंकि यहां पर कॉमा से जुड़ रहा है, तो नहीं। आप ध्यान से देखिए, यहां पर तीन सब्जेक्ट हैं, यहां पर तीन व्यक्ति की बात हो रही, ही रमेश और मोहन। तो जब दो से ज्यादा व्यक्ति को हम जोड़ते हैं, दो से ज्यादा चीजों को हम ऐड करते हैं, तो आप जानते होंगे कि यहां पर कॉमा देते हैं, यहां पर हम एंड देते हैं और तभी थर्ड को लिखते हैं, तो इसलिए हम यहां पर आर के साथ जाएंगे, और ये अपोजिशन का केस नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको यह आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि पोजीशन का केस है कि नहीं। जब पोजीशन का केस होता है तभी आप प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब डाल सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक सेंटेंस देखते हैं, आई डैश गणेश डैश अ गुड बॉय। यहां पर ऑप्शन में इज एम आर है, तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सॉरी इज एम आर, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या यूज करना है। यहाँ पर आपको एम के सहारे जाना पड़ेगा, आपको एम के सहारे इसलिए जाना पड़ा क्योंकि ये अपोजिशन का केस है। भाई कैसे पता चलेगा कि इट इज द केस ऑफ अपोजिशन, तो ये प्रोनाउन है, ये नाउन है, दोनों को कॉमा से ऐड किया गया है, इसलिए अपोजिशन का केस है। लेकिन कोई दूसरा सेंटेंस आ जाए, आई एंड गणेश डैश रॉबर्स, यहाँ पर ऑप्शन में आ गया इज एम आर, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो यह कि आई एंड गणेश जब मैंने लिखा तो यहाँ पर आई एंड गणेश आने का मतलब एक व्यक्ति को, सेम पर्सन को यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, एक आई अलग है और गणेश अलग है, अतः प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए जब भी बात वर्ब की आएगी तो यहाँ पर आपको प्लूरल वर्ब के साथ जाना पड़ेगा। और ये पोजीशन का केस नहीं है, लेकिन ये किसका केस है, ये पोजीशन का केस है। मान लीजिए कोई दूसरा सेंटेंस आ सकता, आई कॉमा गणेश एंड रमेश डैश रॉबर्स, एक बार फिर ऑप्शन में इज एम आर है तो आप आर के सहारे जाएंगे
और आपको यहां लगेगा कि आई के बाद कॉमा आया फिर गणेश आया, तो ऐसा हो सकता है कि आपको लगे इट इज द केस ऑफ अपोजिशन, बट आई वांट टू टेल यू दैट इट्स नॉट द केस ऑफ अपोजिशन, बिकॉज यू हैव टू सी, यू हैव टू वॉच हियर दैट वी हैव एंड रमेश। हमारे पास एक और टर्म है जो कि रमेश है। अगर सीधे हमारे पास आई गणेश रहता, आई कॉमा गणेश रहता, इसका मतलब ये अपोजिशन का केस होता, लेकिन यहाँ पर आई कॉमा गणेश एंड रमेश आ गया, इसका मतलब अपोजिशन का केस नहीं है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस दैट you have to find out the case of apposition, and in the case of apposition you have to go through pronoun. Whenever you have to put verb, in the case of apposition you have to put verb according to the given pronoun. लेकिन बात अगर apposition की नहीं हो तो नॉर्मल थ्योरी जैसे हम फॉलो करते हैं वैसे फॉलो करेंगे। तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा apposition का केस है या फिर apposition का केस नहीं है। ये भी बात आपको अच्छे से मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को प्रोसीड करते हैं। थ्योरी को ध्यान से देखना है, क्योंकि थ्योरी को आप ध्यान से देखेंगे तो होमवर्क जो मैं लास्ट में सेट करूंगा आप आसानी से होमवर्क को बना पाएंगे, नहीं तो होमवर्क बनाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सेशन के लास्ट में मैं होमवर्क भी सेट करूंगा और पिछले होमवर्क को भी मैं चेक भी करूंगा। तो ये मैं अपोजिशन की बात कर रहा था, अपोजिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे। चलिए, एक शब्द होता है नीड, आपका सामना इस शब्द से जरूर हुआ होगा, और एक शब्द होता है डेयर, इससे भी आपका सामना हुआ होगा। इस नीड का मतलब होता है जरूरत पड़ना या आवश्यकता होना, और इस डेयर का मतलब होता है साहस करना। दो शब्द हैं, लेकिन इन दोनों शब्दों के यूज के कुछ कंडीशंस हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि नीड और डेयर जो है इनको दो तरीका से यूज किया था। चलिए इस बात को हम रिप्रेजेंट भी करते हैं। these two words मतलब हम नीड और डेयर की बात कर रहे हैं, आर यूज्ड इन टू वेज। इन दो शब्दों का प्रयोग दो तरीका से होता है। एक सवाल उठेगा कि कौन कौन तरीका, तो एक तरीका होता है कि these आर यूज्ड एज मॉडल वर्ब्स, यानी इसका प्रयोग मॉडल वर्ब्स के रूप में होता है। यहीं पर इस पॉइंट को समझना है। तो जब नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में होगा तो नीड और डेयर एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इस बात को देखिए, व्हेन नीड एंड डेयर आर यूज्ड एज मॉडल्स, these words don't follow the rules of एसएस एंड पीपी। इसका मतलब हुआ कि जब नीड और डेयर का प्रयोग मॉडल के रूप में होता है तो ये दोनों शब्द एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करते हैं। एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करने का मतलब हुआ, मोटा मोटी तौर पर आप इतना ही समझ लीजिए कि नीड को आप कभी मॉडल के रूप में, नीड को कभी आप नीड्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और डेयर को आप कभी डेयर्स के रूप में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अनदर पॉइंट, दूसरा पॉइंट, दीज वर्ड्स आर यूज्ड एज मेन वर्ब्स। इसका मतलब हुआ कि इन शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में होता है, समान वर्ब के रूप में होता है, जिस प्रकार से नॉर्मल वर्ब्स का हम यूज करते हैं। तो जब इन शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब्स के रूप में होगा तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यह क्या, दीज वर्ड्स फॉलो द रूल्स ऑफ एसएस एंड पीपी, और तब ये शब्द एसएसपीपी के रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, क्या बोले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन नीड को हम नीड्स भी बना सकते हैं और डेयर को डेयर्स भी बना सकते हैं। अब एक पॉइंट है कि भाई नीड और डेयर वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए आपको नीड और डेयर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा स्टेटमेंट में कि इनका प्रयोग मॉडल्स के रूप में हुआ है कि मेन वर्ब्स के रूप में हुआ है। अगर इन शब्दों का प्रयोग मॉडल्स के रूप में हुआ है तो फिर उसके अलग कंडीशंस हैं, और मेन वर्ब्स के रूप में हुआ है तो उसके अलग कंडीशंस हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि नीड और डेयर जो है सो कब मॉडल्स होते हैं और कब मेन वर्ब्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीड एंड डेयर आर मॉडल्स। नीड और डेयर को हम लोग मॉडल्स के रूप में देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि नीड और डेयर जो मॉडल के रूप में आते हैं उसके 3 कंडीशंस है। कितने कंडीशंस हैं?
there are three conditions where these words are considered to be models। तीन कंडीशंस हैं जहां पर ये शब्द आपको मॉडल्स के रूप में कंसिडर किए जाते हैं, यानी बाकी जगहों पर ये मेन वर्ब के रूप में होंगे। तो सबसे पहले समझिए कंडीशन कौन है। तो कंडीशन नंबर वन है नीड प्लस नॉट या डेयर प्लस नॉट, यानी कभी भी सेंटेंस में नीड और डेयर के बाद नॉट आ जाए, इसका मतलब ये मॉडल है। एग्जाम्पल से समझिए, आई नीड नॉट गो या ही नीड नॉट गो, आई डेयर टू स्पीक, सॉरी आई डेयर नॉट स्पीक, ही डेयर नॉट स्पीक। चलिए यहां पर देखिए, आप यहां पर आप देख सकते हैं कि नीड और डेयर के बाद क्या आ रहा है, तो नॉट आ रहा है। इसका मतलब ये मॉडल के रूप में आए हैं। तो मॉडल के रूप में आए हैं तो आई के साथ भी डेयर का यूज किया गया और ही के साथ भी डेयर का यूज किया गया है। आई के साथ भी नीड का यूज किया गया और ही के साथ भी नीड का यूज किया गया है। नॉर्मली ही के साथ हम V5 यूज करते हैं, लेकिन ये चूंकि मॉडल है इसलिए आप यहाँ पर SSPP के रूल को फॉलो नहीं करा सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन है। तो जब भी नीड और डेयर के बाद नॉट आपको दिखाई दे दी, इसका मतलब नीड और डेयर मॉडल है तो इसमें एस या इसका यूज नहीं करेंगे, हमेशा ये फंडामेंटल फॉर्म में रहेगा। कंडीशन नंबर 2, WH वर्ड्स के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जितने भी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं हु, हुम, व्हाट, बीच, ये जो शब्द होते हैं प्लस नीड और डेयर, यानी WH वर्ड्स के बाद अगर नीड और डेयर आपके सामने आ जाए, इसका मतलब ये मॉडल्स के रूप में होते हैं। उदाहरण के तौर पर व्हाट नीड यू कम हियर, या फिर व्हाट नीड ही कम हियर, ऐसा कुछ। तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि WH वर्ड के बाद क्या आ रहा है, नीड आ रहा है। इसका एक बात तो स्पष्ट है कि मॉडल है, या फिर और भी दिखा सकते हैं हम आपको एग्जांपल, हाउ डेयर ही गो देयर, ऐसा कुछ भी सेंटेंस। तो ये जो WH वर्ड के साथ डेयर आया, इससे ये बात स्पष्ट है कि मॉडल के रूप में आया। तो जब मॉडल के रूप में आया तो नीड को नीड ही रखना है और डेयर को डेयर रखना है। कंडीशन नंबर 3, नोबडी, नन, नो वन प्लस डेयर या नीड प्लस V1 करके अगर सेंटेंस का कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो वो नीड और डेयर मॉडल होता है। जैसे नो वन डेयर गो देयर, ऐसा कुछ भी। तो यहां पर ये क्या है, मॉडल है। तो इतने कंडीशंस अगर आपके सामने आ जाते हैं नीड और डेयर के साथ, तो बस आपको केयरफुल क्या रहना है कि नीड को नीड्स और डेयर को डेयर्स के रूप में यूज नहीं करेंगे। लेकिन इनके अलावा अगर आपके सामने सेंटेंसेस आते हैं तो आपको कंडीशंस देखने पड़ते हैं और अकॉर्डिंग टू कंडीशंस आपको डिसाइड करना है कि डेयर लिखना है कि नीड लिखना है, कि डेयर्स लिखना है कि नीड्स लिखना है। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए मैं नीड और डेयर का यूज थोड़ा सा आपको मेन वर्ब के रूप में दिखा दूं कि मेन वर्ब के रूप में आते हैं तो कैसे सेंटेंसेस का सामना आपसे होता है, आप किस प्रकार के सेंटेंसेस को देखते हैं उसको जरा देख लेते हैं। अगर नीड और डेयर किस रूप में आ जाए, ठीक है, तो नीड और डेयर अगर मेन वर्ब के रूप में आ जाए तो जरा देख लेते हैं कि तब क्या क्या हो सकता है और तब किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ता है, कब कब आपको केयरफुल होना रहता है, इन चीज़ों को देखेंगे हम। तो चलिए देखते हैं। नीड एंड डेयर एज मेन वर्ब्स, यानी अभी हम लोग नीड और डेयर को मेन वर्ब के रूप में देखेंगे। जैसे आई नीड ए कार, मेरे पास एक कार की जरूरत है। यहां पर आई के साथ मैंने नीड लिखा, ये मेन वर्ब के रूप में आया। ही नीड्स ए कार, उसे कार की जरूरत है। यहां पर हमने नीड्स लिखा, चूंकि ही सेंटेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। आई डेयर टू स्पीक, ठीक है। ही लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, ही डेयर्स टू स्पीक लिखना पड़ेगा। तो देख रहे हैं आप, आई के साथ डेयर, ही के साथ क्या आ गया, डेयर्स आ गया। ये सब किस रूप में आ रहा है, तो मेन वर्ब के रूप में आ गया। जैसे आई डू नॉट नीड टू वर्क,
या फिर आप लिख सकते हैं ही डज नॉट नीड टू वर्क, आई डोंट या डू नॉट डेयर टू गो देयर, ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। इन सब स्थिति में ये सब क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब यहां बोलेगा कि डेयर्स नहीं लिखे हैं, डेयर लिखे तो यहाँ पर डू डज आ गया, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि डू डज इट के बाद V1 का यूज होता है। तो ये सब मेन वर्ब के रूप में आ रहे हैं। यहाँ पर नीड और डेयर किस रूप में, मेन वर्ब है, मतलब जहां जरूरत पड़ी है ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में है, वहां हमने नीड्स बनाया है और डेयर्स बनाया है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब नीड और डेयर मेन वर्ब्स के रूप में आएंगे तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नीड्स भी बन सकते हैं और डेयर्स भी बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको नीड्स और डेयर्स लिखना ही है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन जब वो मॉडल्स के रूप में आते हैं, किस रूप में आते हैं, मॉडल्स के रूप में आते हैं। फिर से मैं कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं। नीड और डेयर किस रूप में जब आते हैं, मॉडल्स के रूप में आते हैं। आई नीड नॉट कम, ही नीड नॉट कम, आई डेयर नॉट गो, ही डेयर नॉट गो। यहां पर देख सकते हैं ये जो डेयर आ रहा है ये सब मॉडल के रूप में आ रहा है। हाउ डेयर यू टच मी, आप देख सकते हैं यहां पर व्हाट नीड ही कम हियर, या फिर ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आ सकते हैं। तो ध्यान इस बात का रखना है कि नीड और डेयर दो शब्द है। नीड का मतलब जरूरत पड़ना और डेयर का मतलब साहस करना। इन दोनों शब्दों का प्रयोग दो तरीकों से होता है। एक इनका प्रयोग मॉडल्स के रूप में होता है और दूसरा इनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होता है। जब इन शब्दों का प्रयोग आप मॉडल्स के रूप में करते हैं तो ध्यान इस बात का रखना है कि आप इसके साथ एसएसपीपी के रूल को फॉलो नहीं करा सकते, यानी कि नीड को नीड्स और डेयर को डेयर्स किसी भी कीमत पर नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर जब इन शब्दों का प्रयोग आप मेन वर्ब के रूप में करते हैं तो कंडीशन के आधार पर नीड्स भी बन सकता है और डेयर्स भी बन सकता है। तत्काल में कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और क्वेश्चन को देख करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन शब्दों का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में आया है कि मॉडल के रूप में आया है, और फिर उसके साथ किस वर्ब का यूज करेंगे वो देखना है। तो चलिए देखते हैं। ओके, एक सेंटेंस है आपके सामने, एक सेंटेंस है ही डैश नॉट डू दिस। अच्छा, ऑप्शन है आपके पास नीड और नीड्स। अब यहां पर सोचना पड़ेगा कि नीड आएगा कि नीड्स आएगा। तीन कंडीशन है, देयर आर 3 कंडीशन जिसको आप आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले यहां पर आपको नीड और नीड्स लगाना है, लेकिन यहां पर मुझे नॉट दिखाई दे रहा है। तो मैंने बताया कि नीड और डेयर के ठीक बगल में अगर नॉट आ जाए, इस एक बात तो स्पष्ट है कि नीड और डेयर मॉडल के रूप में आता है, और जब नीड और डेयर मॉडल के रूप में आएगा तो इसमें सीआईएस नहीं लगेगा, यानी आपको नीड के साथ जाना पड़ेगा। ये मॉडल के रूप में आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन ही डैश टू लेबर हार्ड। ऑप्शन में होता है नीड और नीड्स। अब इस सेंटेंस को देखने की कोशिश कीजिए। अब ही डैश टू लेबर हार्ड, देयर आर 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस होते हैं जहां पर नीड और डेयर मॉडल्स के रूप में यूज होते हैं। पहला बगल में नॉट आ जाए, दूसरा उससे पहले WH वर्ड आ जाए, या फिर नोबडी नो वन नन से स्टार्ट होकर के नीड डेयर आकर के V1 आकर के सेंटेंस बढ़े। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर मेन वर्ब चाहिए। तो मेन वर्ब चाहिए, इसका मतलब आपको किसके सहारे जाना पड़ेगा, नीड्स के सहारे जाना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। सी डैश नॉट नीड एनीथिंग। ऑप्शन है डू या डज। अब सवाल उठेगा कि डू का यूज करे कि डज का यूज करे। तो अब इतना जान लीजिए कि यहां पर नीड का तो यूज हो गया है पहले से, ये मेन वर्ब के रूप में यूज हो गया। तो अब नीड और डेयर तो ऑप्शन में हमारे पास है नहीं, डू डज के सहारे जाना है। तो आपको इतना पता है कि सी के साथ V5 लगता है, यानी कि सी के साथ हम डज का यूज करते हैं, यहां पर डज का यूज करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन। सी डैश नॉट फेस हर फादर। फिर ऑप्शन आपके सामने है डेयर्स और डेयर। सवाल उठेगा किसके सहारे जाएं। तो समझ गए होंगे यहां पर नॉट है, मतलब देयर आर 3 कंडीशंस वेयर दीज आर कंसीडर्ड टू बी मॉडल्स। वन ऑफ द कंडीशंस, इनमें से एक कंडीशन है नॉट। डेयर और नीड के बाद अगर नॉट आता है तो इनको मॉडल के रूप में कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब है कि इसमें कभी इसका यूज नहीं करते, तो डेयर्स के साथ आप नहीं जा सकते। जब भी जाना होगा तो आप डेयर के साथ जाएंगे। तो मुझे लगता है जब भी डेयर और नीड वाला क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, थ्योरी को आगे प्रोसीड करते हैं।
जितने भी थ्योरी हम बता रहे हैं सारे थ्योरी को ध्यान से देखना पड़ेगा। जब सारे थ्योरी को आप ध्यान से देखेंगे तभी जाकर के ये संभव है कि आप जो मैं होमवर्क सेट करने वाला हूं उस होमवर्क को बना पाएंगे, अन्यथा जो होमवर्क मेरे द्वारा सेट किया जाएगा वो आपसे नहीं बनेगा। और आज मैं लास्ट में होमवर्क तो सेट करूंगा ही, और पिछले क्लास में जो मैंने होमवर्क सेट किया था उसको भी मैं चेक करने वाला हूं, इसलिए मेरे साथ आप अंत तक बने रहिए अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर ले तो। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सॉल्व द क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। नाउ कम फॉरवर्ड। एक सेंटेंस देखिए, एक सेंटेंस है गो देयर और एक सेंटेंस है देयर इज ए बॉय। अच्छा, दोनों सेंटेंस में देयर है, लेकिन आपको की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दोनों अलग अलग देयर हैं। यहां जो ये देयर है इसका मतलब होता है वहां, इस सेंटेंस होता है कि वहां जाओ, और ये एक एडवर्ब है। क्या है ये? एडवर्ब है। और देयर इज ए बॉय का मतलब होता है एक लड़का है। यहां पर इस देयर का कोई मतलब नहीं होता है, देयर का कोई मतलब नहीं होता है। यहां पर देयर का मतलब वहां होता है, और यह इंट्रोडक्टरी है। बात समझिए, गो देयर का मतलब वहां जाओ, ये वाला जो देयर है ये एडवर्ब है। एडवर्ब चैप्टर में आप इसको पढ़ेंगे कि एडवर्ब का क्या यूज होता है, तो देयर के यूज को समझेंगे। यहां पर इस देयर का मतलब होता है वहां। ठीक है, हमारे सामने और स्टेटमेंट है देयर इज ए बॉय, और इस स्टेटमेंट का मतलब होता है एक लड़का है। अब आप जब आप इस स्टेटमेंट के मीनिंग की बात करेंगे तो यहां पर इस देयर का कोई मतलब नहीं निकलता है, तो ये जो देयर होता है सो इंट्रोडक्टरी होता है। इंट्रोडक्टरी कहने का मतलब, इंट्रोडक्टरी का मतलब होता है परिचायक। मतलब देयर जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट को जब इंट्रोड्यूस कराने के लिए आता है तो उस कंडीशन में देयर को इंट्रोडक्टरी कहा जाता है। चलिए इस बात को हम लिखते हैं, व्हेन द वर्ड देयर कम्स टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस it is called introductory। तो इसको क्या कहते हैं? इंट्रोडक्टरी कहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, इस शब्द को आप ध्यान से सुनिए। इस शब्द का मतलब होता है इंट्रोडक्टरी। इंट्रोडक्टरी का मतलब परिचायक, परिचायक का मतलब परिचय कराने वाला। भाई किसका परिचय कराने वाला? तो सब्जेक्ट का परिचय कराने वाला। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जब भी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट होगा उसी सब्जेक्ट के परिचय कराने के लिए तो देयर आएगा, तो देयर इंट्रोडक्टरी होता है। सेंटेंस में आता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट का वो परिचय कराता है, तो देयर सेंटेंस में सेंटेंस के सब्जेक्ट का परिचय कराता है, इसलिए उसको इंट्रोडक्टरी के रूप में हम जानते हैं। यानी देयर सब्जेक्ट के रूप में नहीं है। देयर जब इंट्रोडक्टरी है इसका मतलब देयर सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई और है। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक समझा। अब होता क्या है समझिए, जब इंट्रोडक्टरी के रूप में देयर आता है, व्हेन देयर कम्स एज द introductory, the verb of the sentence depends upon coming noun। तो सेंटेंस का वर्ब किस पे डिपेंड करता है? आने वाले नाउन पर। तो सेंटेंस का वर्ब किस पे डिपेंड करता है? आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। कब? जब देयर इंट्रोडक्टरी के रूप में आता है। तो आने वाला वर्ब किस पे डिपेंड करता है? आने वाले वर्ब जो है नाउन पे डिपेंड करता है। जैसे देखिए ना, देयर डैश ए बॉय, अब ऑप्शन में इज और आर है, और ये सेंटेंस में क्या हो रहा है कि देयर जो है सो इंट्रोडक्टरी के रूप में आया है, परिचायक के रूप में आया है, ये परिचय कराने के लिए आता है, तो इज। वैसे ही सेंटेंस आ गया देयर डैश टू बॉयज, फिर से एक बार ऑप्शन है यहाँ पर इज और आर, सवाल उठेगा इज की आर, तो मैं बता दूं आर। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां पर सब्जेक्ट टू बॉयज है, आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। देयर डैश ए किंग, ऑप्शन में वाज और वेयर है, बताइए क्या होगा? वाज, और यहीं पर सेंटेंस आ जाए देयर डैश टू किंग्स, ऑप्शन में वाज और वेयर है। अब बताइए क्या होगा? तो यहां पर आपको वेयर के सहारे जाना पड़ेगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि देयर के केस में सेंटेंस का वर्ब आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है। देयर जो है वो इंट्रोडक्टरी के रूप में यूज होता है, तो सेंटेंस का वर्ब उसके अकॉर्डिंग नहीं होकर के सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी देयर के केस में आप वर्ब को इसी प्रकार से यूज करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि देयर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। देयर का यूज हम फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो देयर की यूज को समझना पड़ेगा, तभी जाकर के देयर से रिलेटेड सेंटेंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इट्स क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलिए एक पॉइंट, एक शब्द देखिए। एक शब्द होता है एज फॉलोज, ठीक है।
और एक शब्द होता है एज कंसर्न्स, और एक शब्द होता है एज रिगार्ड्स। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तीनों का मतलब एक ही होता है, निम्नलिखित। मतलब इस तीनों के मतलब में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन शब्दों के बारे में है कि इनमें से आप एस को नहीं हटा सकते हैं। वी कांट रिमूव एस फ्रॉम दीज वर्ड्स, मतलब इन शब्दों में से हम किसको नहीं हटा सकते हैं, एस को नहीं हटा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस है, मार्केट रिपोर्ट इज एज फॉलो और एज फॉलोज। आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या होगा। एज फॉलो और या एज फॉलोज के साथ जाएंगे तो एज फॉलोज के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि आप इनमें से क्या नहीं हटा सकते हैं, एस नहीं हटा सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण चीज कि इनको सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जाता है। दीज आर नॉट द सब्जेक्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। इनको वाक्यों के सेंटेंस के रूप में यूज नहीं किया जा सकता है सब्जेक्ट के रूप में। लेकिन कभी कभी ये स्टार्टिंग में आते हैं और वैसी स्थिति में आपको लगेगा कि ये शब्द क्या है। कभी कभी ये क्या हो जाएगा कि आपको कहां पर आ जाएंगे, तो ये सब जो है सो कभी कभी आपके शुरुआत में आ जाएंगे और वैसी स्थिति में आपको लगेगा कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे देखिए ना, एज फॉलोज डैश द मार्केट रिपोर्ट, और एक सेंटेंस है एज फॉलोज डैश द मार्केट रिपोर्ट्स। ऑप्शन में इज और आर है, यहां पर आपको इज वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा और यहां पर इज आर वर्ब के सहारे जाना पड़ेगा। एक सवाल उठ सकता है क्यों, तो एज फॉलोज हो, एज कंसर्न्स हो और एज रिगार्ड्स हो, इनमें से कोई भी सब सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में नहीं आता है। अतः सवाल उठेगा वर्ब का, तो इस केस में वर्ब आने वाले नाउन पे डिपेंड करता है, जैसे कि इंट्रोडक्टरी देयर के केस में होता है। इसलिए इज और आर इस मार्केट रिपोर्ट और मार्केट रिपोर्ट्स के आधार पर हो रहा है। कुछ और क्वेश्चंस देखिए, एज फॉलोज डैश द नेम ऑफ द बॉय। ऑप्शन में इज और आर है, और एक सेंटेंस है एज फॉलोज डैश द नेम्स ऑफ द बॉयज। यहां पर आपको इज के सहारे जाना पड़ेगा, यहां पर आर के सहारे। सवाल उठ सकता है मन में, दोनों जगह तो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में एज फॉलोज हैं, तो फिर यहां पर इज और यहां पर आर क्यों। तो आपको बता दूं कि एज फॉलोज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट नेम ऑफ द बॉय और द नेम्स ऑफ द बॉय है, तो इसके अकॉर्डिंग होगा, ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक इसी से मिलता जुलता हमारे पास शब्द होते हैं फॉलोइंग, क्या होते हैं, फॉलोइंग, या फिर शब्द होते हैं अंडरसाइंड। क्या होते हैं, अंडरसाइंड। अब फॉलोइंग और अंडरसाइंड में क्या होता है समझिए जरा। फॉलोइंग और अंडरसाइंड के केस में इस दोनों का मतलब भी सेम होता है, निम्नलिखित। मतलब जो मतलब फॉलोइंग का वही मतलब अंडरसाइंड का मतलब में कोई दिक्कत नहीं है। इनका कंडीशन क्या है कि वी कांट ऐड एस, हम इसमें एस को ऐड नहीं कर सकते हैं। और सेम कंडीशन फॉलोइंग और अंडरसाइंड ऐसा ही फॉलो करता है, ठीक है। हो सकता है कि फॉलोइंग अगर लास्ट में आ जाता है तो आपको कंफ्यूजन नहीं आता, लेकिन कभी कभी अगर फॉलोइंग स्टार्टिंग में आ जाए तो दिक्कत होता है। जैसे समझिए, द नेम ऑफ द बॉय इज फॉलोइंग। यहां पर तो इज है द नेम ऑफ के बॉय के अकॉर्डिंग, और यही सेंटेंस आ जाता है फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग। अच्छा, इसको जब हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग, ऐसे भी सेंटेंस मिल जाएंगे, इज द नेम ऑफ द बॉय। तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको लग रहा है कि फॉलोइंग सिंगुलर होगा इसलिए सिंगुलर वर्ब आ जाए। लेकिन अगला सेंटेंस देखिए, द नेम्स ऑफ द बॉयज आर द फॉलोइंग। ये सेंटेंस तो आपको सीधा और सही दिख रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आर का यूज किया गया है, द नेम्स ऑफ द बॉयज है। लेकिन अगर यही सेंटेंस इस प्रकार से लिखा रहता है, द फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ द बॉयज, तो आपके मन में कुछ सवाल उठ सकते हैं, कंफ्यूजन हो सकता है कि यहां पर फॉलोइंग के लिए इज लगा और यहां पर फॉलोइंग के लिए आर लगा, ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर फॉलोइंग के लिए इज और आर का प्रयोग नहीं किया गया है।
चूंकि फॉलोइंग और अंडरसाइन जो होता है वो सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज होता नहीं है, तो आपको सही सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो जब बात सही सब्जेक्ट की आएगी तो यहाँ पर द नेम ऑफ द बॉय, यहाँ पर द नेम्स ऑफ द बॉयज हो गया, तो द नेम ऑफ द बॉय के आधार पर इज हो गया और द नेम्स ऑफ द बॉयज के आधार पर आर हो गया। यही इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना होगा। तो आज के लिए इतना ही आज की थ्योरी में। पहले मैं होमवर्क सेट कर रहा हूँ और होमवर्क सेट करने के बाद जो पिछले क्लास में मैंने जो होमवर्क दिए थे उस होमवर्क को चेक भी करूंगा। थोड़ा देर आप मेरे साथ बने रहिए, पिछला होमवर्क भी चेक करेंगे और पहले होमवर्क भी सेट कर देते हैं। आपको पता है ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक बुक है, आप सबके पास होता है, ठीक है। ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर एक बुक है, आप सबके पास बुक है। इसी से मैंने पिछले क्लास में भी होमवर्क सेट किया था, आज भी मैं होमवर्क सेट कर रहा हूँ। आप बनाएंगे एक्सरसाइज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 21 तक बनाएंगे। इसको अगले क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इसको चेक करेंगे, लेकिन तत्काल आज जो होमवर्क मैंने पिछले क्लास में चेक किया था, सेट किया था एक्सरसाइज नंबर 92, उसको जरा चेक कर देते हैं, उसके आंसर को आपको बता दें। आप देख लीजिए आपने बनाया और सही है या गलत है। मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा और आंसर भी बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा वर। वर इसलिए होगा क्योंकि सेंटेंस है आई विश आई डैश ए किंग। ये इमेजिनेशन का केस और आपको पता है कि इमेजिनेशन के केस में वर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी वर होगा। 3 की बात करेंगे, 3rd पे आ जाइए वर, 4th पे आ जाइए वर। यहां तक सेम पैटर्न है, मतलब ये चारों क्वेश्चन जो है, दीज 4 क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। ये इमेजिनेशन की थ्योरी पर आधारित है, इसलिए आप वर के साथ जाएंगे। इट्स क्लियर दैट। 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा हैज। मेनी ए मैन लिखा हुआ है, आपको पता है कि मेनी ए मैन सिंगुलर होता है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा वाज। मोर देन वन मैन सिंगुलर होता है, पिछले थ्योरी की क्लास में मैंने बताया था। 7 में हो जाएगा हैव। मोर बुक्स देन वन प्लूरल होता है। 8 में आ जाइए, 8 में हो जाएगा हैज। सेंटेंस है 8 नंबर, माई फ्रेंड विथ ऑल द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। हम लोग देखे थे कि कुछ वर्ड्स मैंने बताया था, विथ एंड नॉट, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, नो लेस देन, रेदर देन, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट। और शब्दों को बताया था कि ये सभी शब्द जो है 2 शब्दों को जोड़ते हैं, सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग 8 नंबर का हैज हो जाएगा। 9 नंबर की बात करते हैं, 9 नंबर में इज। 10 नंबर पे आ जाते हैं, थ्योरी डील है, थ्योरी को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चंस बनेंगे। वाज। 11 पे आ जाइए वाज। 12 पे आ जाइए हैज। 13 पे आ जाइए आर। 14 पे आ जाइए वाज। 15 पे आ जाइए इज। 16 पे आ जाइए वाज। 17 पे आ जाइए वाज। 18 पे आ जाइए ड्रिंक्स। 19 पे आ जाइए आर। 20 पे आ जाइए वर। अच्छा एक बात मैं बता दूं कि क्वेश्चन नंबर ये जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर कहाँ से 8 से लेकर के और 19 तक ये सेम थ्योरी पर आधारित है। ये मैंने एक थ्योरी बताया था कि कुछ शब्द आपको लिखाए थे और बोले थे इन शब्दों का कंडीशंस है कि 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं और सेंटेंस का वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है, उस थ्योरी पे बना हुआ। 20 का दूसरा थ्योरी है नॉट ओनली बट ऑल्सो था। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ कंडीशन था कि बाद वाले सेकंड सब्जेक्ट पे वर्ब डिपेंड करता है, इसलिए वर्ब हो गया। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन नॉट ओनली बट ऑल्सो पर आधारित है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा इज, जो कि सेकेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है। 22 हैज। 23 was। 24 knows। 25 is। 26 is। 27 is। 28 is। 29 plays। 30 is। 31 has। 32 is। 33 has। 34 was। 35 was। ये जो है हमने देखा था कि
ईच एवरी आइदर नाइदर, यहाँ तक एक थ्योरी पर बना हुआ है, ये सब सिंगुलर होते हैं इसलिए इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं 35 तक। 36 से फिर थ्योरी बदल जाता है। 36 का होगा हैव, 37 इज, 38 एम, 39 हैव, 40 इज। ये एक थ्योरी था 39 तक। हमने एक थ्योरी देखा था नाइदर नॉर, आइदर नॉर या फिर और आकर के दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, सेंटेंस का वर्ब नजदीक वाले पे डिपेंड करता है। 40 से फिर अलग है, रिलेटिव प्रोनाउन वाला केस है। 40, 41 हैव, 42 एम, 43 हैव। ये रिलेटिव प्रोनाउन वाला थ्योरी है 40 के बाद से। रिलेटिव प्रोनाउन के केस को हम लोगों ने देखा था। 43 में कुछ गलती हो गया। 43 में होगा एम, 42 में फिर से देखते हैं 41, कुछ कंफ्यूज हो गया। 40 में इज है, ठीक है, वहां तक ठीक है। 41 में इज और आर ऑप्शन में है, तो 41 में हो जाएगा आर, ओके। 42 में हैव और हैज है, तो 42 में हो जाएगा 42 में द बॉयज है इसलिए हैव। 43 आई है तो एम, 44 प्लेयर्स है तो हैव, 45 टेल हो जाएगा जो कि पर्सन्स है। 46 ये अलग थ्योरी है। फिर 46 के बाद द हेड कलर कैंट, अकाउंटेंट एक ही व्यक्ति इसलिए इज। 47 दो व्यक्ति है, द पोइट एंड द फिलोसफर आर। 48 ए रेड एंड ब्लैक हॉर्स एक ही बात हो रही है, घोड़े की इज। 49 माई एंकल एंड गार्जियन एक ही व्यक्ति हैं इसलिए हैज। 50 ये हमने बताया था प्लस माइनस वाला थ्योरी है, ये फिर अलग थ्योरी है, तो यहां पर हो जाएगा इज और 51 इज। ये आंसर है पिछले एक्सरसाइज का, 92 नंबर एक्सरसाइज का, जो पिछले क्लास में मैंने होमवर्क के रूप में सेट किया था। और आज की क्लास में मैंने फिर आपके लिए होमवर्क के रूप में सेट किया एक्सरसाइज नंबर 93 क्वेश्चन नंबर 1 to 21। तो आज दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नई चीजों के साथ। तब तक के लिए बाय। जो मैंने थ्योरी बताया उसको समझिए, अच्छे से याद कीजिए और दिए गए होमवर्क